नमस्कार दोस्तों, टैक्स पंडित चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ITR 4 जिसे सुगम नाम से भी जाना जाता है उसे किस तरह से ऑनलाइन प्रिपेयर तथा सबमिट किया जाता है उस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। ITR 1 तथा ITR 4 दोनों ही सिंप्लीफाइड फॉर्म हैं जिन्हें ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। ऑफलाइन प्रिपेयर करने के लिए आपको जावा या एक्सेल की यूटिलिटी इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट से डाउनलोड करनी होगी। इस यूटिलिटी में रिटर्न को प्रिपेयर करना होगा तथा इसकी एक XML फाइल जनरेट करनी होगी। XML फाइल ई-फाइलिंग की वेबसाइट में लॉगिन करके अपलोड करनी होगी। उसके बाद में ये प्रोसेस आपका पूरा होगा। ऑनलाइन प्रिपेयर करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप ई-फाइलिंग वेबसाइट में लॉगिन करके इन दोनों ITR को प्रिपेयर भी कर सकते हैं तथा बिना XML फाइल जनरेट किए सबमिट भी कर सकते हैं। ITR 1 को ऑनलाइन प्रिपेयर तथा सबमिट किस तरह से किया जाता है इसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें इस पूरे प्रोसेस की हमने स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी थी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम ITR 4 को ऑनलाइन प्रिपेयर करने तथा ऑनलाइन ही सबमिट करने के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप मेरे साथ फॉलो करना चाहते हैं तो कृपया आप फॉर्म 26AS जो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक आप आई बटन से डाउनलोड कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अपना सैलरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में कोई है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की डिटेल तथा इंटरेस्ट की इनकम की डिटेल, जैसे सेविंग पे कितना इंटरेस्ट है या फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट है। कहने का मतलब है कि आपकी जितनी भी इनकम है उस इनकम को आप तैयार रखिए। इसके साथ ही आपकी जो बिजनेस रिसीट्स है, जैसे अगर आप 44AD में अपना अगर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी टोटल जो टर्नओवर है, टोटल सेल्स जो है वो कितनी है, उसकी डिटेल्स, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से कितना मिला है और उसके अलावा दूसरे मोड से कितना मिला है, उसकी सारी डिटेल्स तथा इसके साथ ही आपको अगर आप एक प्रोफेशनल अगर है तो आपकी प्रोफेशनल इनकम यानी प्रोफेशनल रिसीट्स आपकी कितनी है, उसमें से भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए कितना मिला है तथा उसके अलावा कितना आपको पैसा मिला है, इन सब के जो नंबर्स है, जो अमाउंट है, आपको वो सब तैयार रखने होंगे। मेरे द्वारा बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आप कुछ ही मिनटों में अपना ITR 4 बिना किसी गलती के फाइल कर पाएंगे। आइए अब समझते हैं कि ITR 4 को किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी ITR 4 किस तरह के जो असेसी या टैक्स पेयर है वो उसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन LLP के लिए यह एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके अलावा टोटल इनकम जो है वो 50 लाख तक ही होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आप ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस प्रोफेशन की जो इनकम है, जो चाहे वो सेक्शन 44AD में हो, 44ADA में हो या 44AE में हो, इन्हीं 3 सेक्शन में अगर कैलकुलेट की गई है तो ही आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। यानी अगर प्रेजम्पटिव बेसिस पे अपना आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ही ITR 4 आप फाइल कर सकते हैं। अगर प्रेजम्पटिव बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरा फॉर्म फाइल करना होगा। एक और कंडीशन है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें वो इंडिविजुअल शामिल नहीं है जो किसी कंपनी के डायरेक्टर है या किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो ITR 4 फाइल कर सकते हैं, अन्यथा आपको दूसरा ITR चूज करना होगा। ITR 4 को ऑनलाइन प्रिपेयर तथा सबमिट करने के लिए ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर जाना होगा जो है incometaxindiaefiling.gov.in। इस वेबसाइट के जब होम पेज पे आप जाएंगे तो आपको जो लॉगिन हियर ये वाला जो बटन दिखता है इस पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तब तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा और अकाउंट बनाने के बाद में ही आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉगिन हियर पे आप क्लिक करें और लॉगिन हियर पे क्लिक करने के बाद में अगली जो विंडो आपको खुलेगी उसमें आपको आपका यूज़र ID तथा पासवर्ड देना होगा।
यूज़र आईडी साधारणतः आपका पैन नंबर होता है, पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो दिया है वो, और कैप्चा कोड को एंटर करके आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉपअप मैसेज जो कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल को अपडेट करने के लिए अगर आता है तो उस पर कंटिन्यू का क्लिक करें। उसके नीचे या तो आप अपनी डिटेल को अपडेट कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो आपको ऊपर जो टैब दिखती है उसमें से एक टैब है ई फाइल की टैब। इस ई फाइल की टैब का जब ड्रॉप डाउन आप खोलेंगे तो उसमें पहला ऑप्शन मिलेगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न का। आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद में जो पेज खुलेगा उसमें आपको 4 डिटेल्स देनी होगी। 4 में से एक डिटेल जो है यानी जो पैन नंबर है वो आपको प्री फिल्ड मिलेगा। वो आपका जो पैन नंबर है वो पहले से उसके अंदर लिखा हुआ होगा। इसके अलावा दूसरा जो है वो है आपका असेसमेंट ईयर का। असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन में से 2020-2021 का। ITR फॉर्म नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा ITR 4, और फाइलिंग टाइप में आपको सेलेक्ट करना होगा ओरिजिनल ऑब्लिक रिवाइज रिटर्न। यानी अगर आपने पहले ऑलरेडी ओरिजिनल अगर फाइल किया तो उसको रिवाइज भी इसी ऑप्शन से किया जाता है। इसके लिए ये दोनों साथ में दिए हुए हैं। अभी हम ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन हमारा यही रहेगा। और सबमिशन मोड जो है वो हमारा रहेगा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। ये सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको, अगर आप पहले आपने रिटर्न फाइल किए हुए हैं तो आपको बैंक अकाउंट जितने भी आपने डिक्लेयर किए हुए हैं उनकी लिस्ट मिलेगी। उसमें से किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक बैंक अकाउंट के नंबर को आप रिफंड के लिए उसका जो चेक बॉक्स है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद में आपका जो ITR 4 सुगम फॉर्म जो है वो मेन फॉर्म जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो खुल जाएगा। उसमें भी अलग अलग आपको टैब दिखने को मिलेगी। सबसे पहली जो टैब है वो है इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं जितने भी उस फॉर्म के अंदर आपको दिखते हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद में एक यहाँ पर मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ कि बीच बीच में देखिए आपको सेव ड्राफ्ट का जो ऑप्शन जहाँ पर दिखता है ना, उसको भी आप बार बार क्लिक करते रहिए ताकि जो कुछ भी आप इसमें करते जाएंगे काम वो सिस्टम में ऑटोमेटिक सेव होता रहेगा। और अगर आप दूसरी बार फिर से अगर आएंगे तो वो सारे के सारे जो एंट्रीज आपने की होगी वो आपको उसके अंदर सेव्ड मिलेगी और आपको फिर से वापस सारी चीज़ें एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में जो दूसरी जो टैब है वो है जनरल इन्फॉर्मेशन की। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको आपका नाम, आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, उसमें जो चीज़ें प्री फिल्ड आपको जो मिल जाती है वो तो एज इट इज़ रहेगी, यानी वो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्री फिल्ड आपको जो नहीं मिलती है वो आपको लिखनी होगी। अगर आधार नंबर और पैन नंबर अगर आपका लिंक किया हुआ है तो हो सकता है यहाँ पर आपको आधार नंबर भी लिखा हुआ दिख जाए। अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको वो एंटर करना होगा। उसके जो बीच वाले पोर्शन में हम अगर जाते हैं तो उसमें आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप चूज़ कीजिए। और फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन का जो आपको जो सर्कल दिखाई देता है उसके अंदर आपको चेकबॉक्स नहीं करना है। फाइल्ड अंडर सेक्शन उसके बाजू वाला जो है उस पर पहले से वो सेलेक्टेड रहेगा, यानी उस पर पहले से ही आपको एक ब्लू जो सर्कल है वो दिखेगा। और उसके आगे फाइल्ड अंडर सेक्शन में 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है। वैसे ये भी प्री फिल्ड पहले से सेलेक्ट किया हुआ रहेगा, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। वो प्रश्नों के जवाब जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है उस तरह से आप दे सकते हैं। जैसे कि आपने 2 लाख से ज़्यादा का अगर कोई फॉरेन ट्रैवल किया है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन, आपको उसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हाँ या ना मैंने किया है या नहीं किया है। या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपने पेमेंट किया है या नहीं किया, इस तरह के कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। वो आप अपने लिए जो भी एप्लीकेबल है वो आप उस तरह से उनके उत्तर जो है आप दे सकते हैं। और सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो उसमें भी आपके लिए कुछ खास नहीं होगा एक्चुअली। इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद में नीचे अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको पहले वाले रिटर्न की सब डिटेल वगैरह देनी होगी, लेकिन हम चूंकि ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चलते हैं इसके अगले टैब पे और वो अगला टैब है इनकम डिटेल्स का। यहाँ पर आपको अपनी इनकम से संबंधित डिटेल्स और अमाउंट वगैरह जो भी है वो आपको लिखना है। सबसे पहला है B1, उसमें है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देखिए, ये जो कॉलम है वो लॉक किया हुआ है।
इस पे जो डिटेल्स है इसके बाजू की जो ये टैब है बीपी करके, वहाँ से जब हम फिलअप करेंगे तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ले लेगी। तो फिलहाल हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये लॉक किया हुआ है। दूसरा जो पार्ट है वो है B2। इस B2 में आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा दूसरी डिटेल्स देनी है। जैसे कि अभी अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपको फॉर्म 16 में से ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो सैलरी की डिटेल्स है, फिर उसके नीचे परक्विजिट्स की है, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, अलाउंसेज वगैरह है, कौन कौन से एग्जम्प्टेड अलाउंसेज वगैरह है, वो आपको इस लिस्ट में से सेलेक्ट करके वो भी लिखना है। कहने का मतलब है कि ये सारी जो डिटेल्स है इस B2 की, वो आपको सारी की सारी सैलरी सर्टिफिकेट में से मिल जाएगी। तो जो जो ऑप्शंस आपके लिए या जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप वो इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह जो है यहाँ पर वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा और आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स का अमाउंट भी आपको फॉर्म 16 में से मिल जाएगा। उसके नीचे आप देखते हैं जो B3 है वो है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का। इसमें आपके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की आपको डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है, वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ से आपको रेंट मिलता है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो फिर रेंट नहीं होगा। अगर आपको रेंट मिलता है तो रेंट की यहाँ पर डिटेल देनी है। अगर कोई बोरोड फंड्स है जो प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर आपने लिए हैं तो उस पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की सारी डिटेल यहाँ पर देने के बाद में जो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो खाली आपको अमाउंट ही लिखना है, बाकी जो सिस्टम है वो अपने आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करता रहेगा। उसके नीचे आप देखेंगे तो ये जो B4 है, इस B4 में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ड्रॉप डाउन नेचर ऑफ इनकम में से आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो फिक्स डिपॉजिट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको यहाँ पर लेना है। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स इनकम टैक्स रिफंड अगर कोई है तो ये सेलेक्ट करना है आपको। फैमिली पेंशन या इसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ पर जो नहीं दिख रहे हैं उसके अलावा अगर कोई आपकी इनकम है तो एनी अदर सेलेक्ट करना है। अगर आप एनी अदर सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक ब्रीफ थोड़ी सी लिखनी होगी कि किस तरह का ये जो नेचर ऑफ इनकम है वो किस तरह का है। नहीं तो आप अगर स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम अगर सेविंग अकाउंट में स्पेसिफाई करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा उस अमाउंट को लिखा जा सकता है। अगर एक से ज़्यादा अगर आपकी कोई इनकम है तो यहाँ पर आप ऐड का बटन दबा के दूसरा, जैसे आपने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट लिया, अगर इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट भी है तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, उसका भी मैं यहाँ पर अमाउंट लिख सकता हूँ। और इसी तरह से मैं धीरे धीरे आगे अगर जो भी मेरे लिए एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट करके इनकम लिख सकता हूँ। अगर आपको किसी को डिलीट करना है तो यहाँ पर उसके चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके नीचे जो लाइन है डिडक्शन अंडर सेक्शन 57, ये अगर आप कोई क्लेम करते हैं, जैसे फैमिली पेंशन में आपको जो है वो डिडक्शन मिलता है तो वो डिडक्शन भी आप यहाँ पर, अगर आप फैमिली पेंशन की इनकम यहाँ पर चूज़ करेंगे तो उसका जो डिडक्शन है वो यहाँ पर सिस्टम जो है कैलकुलेट कर देगा। ये सब डिटेल्स आपको डालने के बाद में इसकी जो पूरी टोटल होगी आपकी जितनी भी इनकम है उसकी सारी की सारी टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जो कि ग्रॉस टोटल इनकम होगी। इसके अंदर बिजनेस प्रोफेशन की भी इनकम जो है वो शामिल होगी, जो ऊपर अभी तक लिखा नहीं है हमने। वो जब हम अगली टैब में जाएंगे, वो बीपी की टैब, उसमें जो डिटेल हम टाइप करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर उस इनकम को भी सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ये सब होने के बाद में आपकी जिस ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, उसके बाद से आपको यहाँ पर डिडक्शंस के बारे में देखिए, सारी की सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे 80C से लेकर 80U तक। जितने भी डिडक्शंस हैं उन सारे डिडक्शंस को आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 डिडक्शंस। एक तो है सेक्शन 80D का, यहाँ पर देखिए ये भी कॉलम लॉक किया हुआ है, और दूसरा है 80G का, ये वाला जो है 80G भी लॉक किया हुआ है, इसमें भी आप नहीं ले सकते हैं इसको। ये इसके लिए आप नहीं ले सकते हैं कि इनके लिए अलग 2 शेड्यूल बनी हुई है। वो जब हम शेड्यूल को फिलअप करेंगे, यहाँ पर ये शेड्यूल 80D और शेड्यूल 80G, जब हम इनको फिलअप करेंगे तो वहाँ से जो डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इस डिडक्शन के कॉलम में उनको ले लेगा। तो यहाँ पर हमें मैन्युअली कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उस विंडो पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पर किस तरह से
आपको वो डिटेल देनी है। ऐसा सिर्फ 2 ही डिडक्शन है, एक 80D का जो मेडिक्लेम से संबंधित है, दूसरा है 80G का जो डोनेशन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपसे पूछा जाता है कि वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6 से। अगर आपने किया है तो हाँ कहिए, नहीं किया तो नो को सिलेक्ट कीजिए। बेसिकली ये एक नई सुविधा जो है वो कोरोना कोविड-19 की वजह से दी गई थी कि 31 मार्च के पहले ही, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना था अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी थी कि 1/4/2020 से 30 जून 2020 के बीच में भी अगर आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तब तो आप यस को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने 31 मार्च के पहले ही सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए थे तो फिर आप नो को सिलेक्ट कीजिए। जितने भी ये डिडक्शन है यहाँ पर वो क्लेम करने के लिए आपको जैसे अभी 80C का ये डिडक्शन अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशंस टू प्रोविडेंट फंड वगैरह के जितने भी आपके एलिजिबल जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उनको आप अमाउंट को यहाँ पर लिख दीजिए और पास का जो कॉलम है वहाँ पर सिस्टम उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी 2,50,000 मेरा जो है वो टोटल अमाउंट अगर मैं जो मैंने ये सारी जो लिखे हुए हैं उसमें अगर मैं करता हूँ तो 2,50,000 80C अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अभी मेरे केस में वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी इनकम जो है वो कुछ भी ऊपर फिलअप नहीं की है। अगर इनकम 0 है तो सेक्शन 80C का या किसी भी सेक्शन में बेसिकली जो चैप्टर 6 के जो डिडक्शंस होते हैं उसमें हम किसी तरह का कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो 80C से लगाकर 80U तक के 80TTA और 80TTB भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर ये भी आप कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। नीचे की जो विंडो है वो टैक्स कंप्यूटेशन की विंडो है। ये सारी की सारी जो है वो सिस्टम आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अगर आप कोई रिलीफ अंडर सेक्शन 89 क्लेम करना चाहते हैं तो वो रिलीफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है वो सिस्टम अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद में अभी हम चलते हैं बाजू वाले जो टैब है वो है बीपी की टैब। इस टैब पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम बीपी की टैब में आ गए हैं। डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। आपके बिजनेस का नाम क्या है वो डिटेल आपको देनी है। आपका बिजनेस का कोड क्या है वो आपको ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो है आपको टर्नओवर की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है या ग्रॉस रिसीट्स जैसा भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको डिटेल यहाँ देनी है। ये वाला जो पार्ट है वो अंडर सेक्शन 44AD के लिए है। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD, यानी जो बिजनेस जो करते हैं जो टर्नओवर बेस्ड होता है जिसमें परचेज और सेल्स होती है वो लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट यहाँ पर जो है उसके 2 पार्ट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे कि अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के थ्रू या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू जो भी आपका पार्ट है इन्हें टर्नओवर में से उतना वाला पोर्शन जो है वो आपको यहाँ लिखना है। और इसके अलावा किसी और मोड से अगर आपने कोई अमाउंट रिसीव किया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। उसके नीचे जो है वो आपको कैलकुलेशन करके मैन्युअली जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो कुछ भी आपको मिला है उसके ऊपर तो आपका जो प्रॉफिट है वो 6% मिनिमम हो सकता है। अगर आप ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और दूसरे किसी मोड में जो भी रिसीट्स आपको मिली है उसका 8% मिनिमम आपको डिक्लेयर करना होता है। आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको मैन्युअली यहाँ पर टाइप करना होगा। नीचे वाला जो पोर्शन है वो सेम है लेकिन वो 44ADA के लिए है, यानी वो एक प्रोफेशनल के लिए है। उनका भी यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस वगैरह लिखना है, बिजनेस कोड और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखना है। ग्रॉस रिसीट जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। इस ग्रॉस रिसीट्स का 50% जो है वो आपका प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो अंडर सेक्शन 44ADA में गिनी जाएगी, वो भी आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखनी है। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो है जो अपनी इनकम जो है वो अंडर सेक्शन 44AE उसमें डिक्लेयर करना चाहते हैं, जो कि इनकम फ्रॉम गुड्स कैरिजेज वगैरह की जो इनकम होती है वो इस आपको जो पार्ट है इस पार्ट में आपको
लिखनी होगी। सेम तरीका है इसको भी लिखने का, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल डिटेल आपको, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ गुड्स कैरीज, वेदर ओन्ड, लीज्ड और हायर्ड, ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें देनी होगी। इसके नीचे हम आएंगे तो उसमें है, अगर आप अपनी जो डिटेल्स जो है, जो आपने टर्नओवर वगैरह जो जीएसटी में जो डिक्लेयर किया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर GSTN का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको लिखना होगा, और यहाँ पर जो है वो जितना भी आपने आउटवर्ड सप्लाई जो डिक्लेयर की है अपने GST के रिटर्न में, वो पूरे एक साल में जितना भी किया है वो आपको अमाउंट यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपका एक से ज़्यादा अगर GST नंबर है, यानी अगर अलग अलग राज्यों में अगर आपने अलग अलग GSTN नंबर लिया हुआ है, तो ऐड करके वो डिटेल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो कुछ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस है वो हमको देने हैं। वो है एज ऑन 31 मार्च 2020 को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, सिक्योर्ड लोन्स वगैरह, एक तरह की जो बैलेंस शीट है उसके जो नंबर्स आपको है वो यहाँ पर आपको लिखने होंगे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो अमाउंट आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जैसे नोट लिखा है कि प्लीज़ रेफर टू इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग आउट दिस शेड्यूल, E15, E19, E20 एंड E22 आर मैंडेटरी एंड अदर्स इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास में है तो लिख सकते हैं, लेकिन E15 जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो मैंडेटरी है, E19 इन्वेंट्रीज वो मैंडेटरी है, E20 सन्ड्री डेटर्स वो मैंडेटरी है, और E22 कैश इन हैंड ये आपके लिए मैंडेटरी है। अब चलते हैं इसके पास वाले जो टैब है उसमें, जो कि है टैक्स डिटेल्स का, और देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो हमें देनी पड़ती है। पास वाली टैब में जब हम देखते हैं तो ये है टैक्स डिटेल्स से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश को क्लिक करेंगे तो जो आपका 26 ES में जितने भी TDS वगैरह काटे हुए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगी। सैलरी में अगर कोई आपको TDS काटा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, ऐड करके आप इसमें रो ऐड कर सकते हैं। सैलरी के अलावा जो कुछ भी TDS काटा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। फॉर्म 16C की डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। TCS अगर आपका किसी ने कलेक्ट किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं, और एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भरे हुए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी जा सकती है। अगर आप रिफ्रेश करके 26 ES से अगर सारी डिटेल अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आपको प्रीफिल करके मिल जाएगी, और अगर आप मैन्युअली उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद में अभी हम चलते हैं अगले टैब के ऊपर, और वो है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन वाला। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी आपके अपने पहले वाले टैब के अंदर जो भी डिटेल्स दी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो भी अमाउंट आपके लिए पेबल है या रिफंडेबल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैंने क्योंकि इसमें किसी तरह की इनकम फिलहाल नहीं लिखी है तो किसी तरह का टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप वो इनकम लिखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगी कि कितने आपने टैक्सेस भरे हैं, कितना आपका टैक्सेस बनता है, कितना आपका अमाउंट या तो पेबल होगा या रिफंडेबल होगा, वो इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके नीचे वाला जो कॉलम है D20 का, उसके अंदर आपको एग्जेम्प्ट इनकम है वो रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए लिखनी है। नीचे इसमें आपको नेचर ऑफ इनकम है, उसमें से सेलेक्ट करना है कि आपके लिए कौन सी एग्जेम्प्टेड इनकम एप्लीकेबल है, और वो एग्जेम्प्टेड इनकम के सामने जो अमाउंट का जो कॉलम है उसमें आप उसका अमाउंट लिख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे D21 में आपको बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स देनी है। अगर आपका एक से ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट है तो आप रो ऐड कर सकते हैं और बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल में आपको IFSC कोड देना होगा। IFSC कोड के सामने आपको बैंक का नाम भी लिखना होगा और अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा। जो भी आपका प्राइमरी अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिफंड क्रेडिट के लिए। जो भी जिस बैंक के सामने वाले चेकबॉक्स को आप टिक करेंगे उसी में आपका इनकम टैक्स का अगर कोई रिफंड होगा तो वो उसी बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो एक वेरिफिकेशन का पार्ट भी आपको दिखाई देगा। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, नाम के साथ में अपने पिताजी का नाम लिखना है। पिताजी के नाम के बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कैपेसिटी में अपना ये इनकम टैक्स का रिटर्न वेरीफाई कर रहे हैं। नॉर्मल चीज़ें हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको अगर प्रीफिल किया हुआ नहीं है तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। नॉर्मली जो है वो ये प्रीफिल किया हुआ आता है। और इसके बाद में किस जगह पे आप इस वेरिफिकेशन को आप वेरीफाई कर रहे हैं
उस जगह का नाम यानी उस प्लेस का नाम आपको लिखना होगा। और नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, वो वेरिफिकेशन ऑप्शन है। उन तीनों में से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उस ऑप्शन को आपको चूज़ करना होगा। अगर आप अभी वेरीफाई नहीं भी करना चाहते हैं तो आप 120 दिन के अंदर कभी भी इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर, यानी जो ई फाइलिंग की जो वेबसाइट है उसमें लॉगिन करके आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद की जो टैब है वो है शेड्यूल DI। शेड्यूल DI, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं उन इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर के लिए जो आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में वो इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर किए हैं, और उसका जो डिडक्शन है आप फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के रिटर्न में लेना चाहते हैं। अगर ऐसा अगर आपके साथ में कुछ हुआ है तो वो डिटेल्स जो भी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, यानी अगर सारे के सारे इन्वेस्टमेंट आपने अगर 31 मार्च के पहले ही कर दिए हैं तो फिर आपको ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं शेड्यूल 80D की। इस शेड्यूल के अंदर आपको मेडिक्लेम से संबंधित जो भी आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं उसकी आपको डिटेल देनी होती है। मेडिक्लेम में आपको जैसे कि आप सीनियर सिटीजन है या नहीं है, आपके पिताजी सीनियर सिटीजन है या नहीं है, आपने कितना मेडिक्लेम भरा है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कितना पैसा दिया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कितना दिया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए कितना पैसा आपने खर्च किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। आपके पेरेंट्स भी अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होगी। और यहाँ पर जो आप डिटेल देंगे, जो आपका डिडक्शन का जो कॉलम है उस कॉलम में यहाँ से डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ पर चली जाएगी। तो वहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ भी वो जो कॉलम है वो लॉक किया हुआ है, लेकिन जब इस शेड्यूल 80D में आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे यहाँ से वो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपके लिए जितना भी अवेलेबल डिडक्शन होगा वो डिडक्शन की शेड्यूल में दिख जाएगा। शेड्यूल 80G में भी जो हम सेक्शन 80G में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। 4 तरह के जो नॉर्मली डोनेशन होते हैं उसमें से जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको कॉलम चूज़ करना है। जैसे कि ये है डोनेशंस एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, फिर है 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, फिर है 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, और फिर है 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। जिस तरह का डोनेशन आपने दिया है उस डोनेशन की डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी और उसके हिसाब से आप अपना डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डोनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट कोड, पिन कोड और डोनी का परमानेंट अकाउंट नंबर तथा डोनेशन की डिटेल आपको देनी होगी कि कितना आपने डोनेशन कैश में दिया है या कितना डोनेशन कैश के अलावा और किसी मोड में दिया है। दोस्तों, अगर आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो अगर रिफंड आता है तब तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का प्रोसेस जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर फिर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन को क्लिक करके आपको एक बार आप जो भी डिटेल्स आपने सारी की सारी सबमिट की है वो आपको चेक करनी होगी, यानी उसको प्रीव्यू करनी होगी, और प्रीव्यू करने के बाद में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर दिखाई देती है तो उस एरर को रेक्टिफाई करके, यानी कोई कॉलम जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा या जो मैंडेटरी होगा अगर आपने फिलअप नहीं किया होगा तो वो भी आपको इस जगह पे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा है जो कि आपने फिलअप नहीं किया है, वो फिलअप कर सकते हैं। और अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को रेक्टिफाई करके फिर आप सबमिट का बटन दबा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए टैक्स पेबल होता है, यानी रिफंड अगर नहीं होता है, तो फिर आप किस तरह से टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, आइए थोड़ी जानकारी मैं उसके बारे में आपको दे देता हूं। उसके लिए आपको टीन NSTL की वेबसाइट पर जाना होगा। टीन NSTL की वेबसाइट पर आपको चालान नंबर 280 को सेलेक्ट करना होगा और 280 के नीचे जो प्रोसीड का बटन है उस प्रोसीड के बटन को दबाना होगा। जब आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे तो उसके अगले वाले स्क्रीन में आपको टैक्स एप्लीकेबल चूज़ करना होगा। इसके लिए टैक्स एप्लीकेबल जो है वो हो जाएगा आपका 0021, क्योंकि ITR 4 जो है वो कॉर्पोरेट असेसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो 0021 आपको सेलेक्ट करना होगा। टाइप ऑफ पेमेंट जो है वो 300 आपको सेलेक्ट करना होगा, और मोड ऑफ पेमेंट नीचे जो है वो 2 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। जो भी आपके लिए मोड एप्लीकेबल है, यानी जिस मोड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आगे बैंक का नाम आपको ड्रॉप डाउन में से लिखना होगा, यानी कौन सी बैंक का डेबिट कार्ड है या कौन से बैंकिंग के नेट बैंकिंग की फैसिलिटी के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। उसके नीचे आपको आपका परमानेंट अकाउंट नंबर मेंशन करना होगा। असेसमेंट ईयर, क्योंकि हम 2020-2021 के लिए टैक्स भर रहे हैं तो वो भी आपको ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस टाइप करना होगा,
कैप्चा कोड कंप्लीट करना होगा और कैप्चा कोड कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन को क्लिक करेंगे, आपको सारी डिटेल जो भी आपने टैक्स पेमेंट के लिए भरी है वो एक बार आपको कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा। कंफर्म करने सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर दीजिए और उसके बाद में नीचे जो है एक आई एग्री का आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, उसको आपको टिक करना है और नीचे जो सबमिट टू द बैंक का जो बटन है वो आपको बटन दबाना है। जैसे ही आप सबमिट टू द बैंक का बटन दबाएंगे, ये जो लिंक है आपको आपकी वेबसाइट, बैंक की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लेके जाएगा और बाकी का जो प्रोसीजर है आपको आपकी बैंक की वेबसाइट के ऊपर पूरा करना होगा। सक्सेसफुली टैक्स का पेमेंट होने के बाद में वहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिलेगी, जिसमें कि एक होगा BSR कोड, दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट और तीसरा जो है वो होगा चालान सीरियल नंबर। ये तीनों ही चीज़ें आपको सेल्फ असेसमेंट और एडवांस टैक्स का जो कॉलम है वहाँ पर आके तीनों फिलअप करनी होगी और उसके बाद में जब आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो टैक्स पेबल था वो ऑटोमेटिकली टैक्स पेबल नील हो जाएगा, क्योंकि जितना पेबल था उतना सेल्फ असेसमेंट टैक्स के चालान के रूप में आपने वो पेमेंट कर दिया है। जैसे ही आपका टैक्स पेबल नील हो जाता है, उसके बाद में आप प्रीव्यू एंड सबमिट का बटन दबाकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जो भी डिटेल्स आपने दी है उसको प्रीव्यू कर दीजिए। उसके बाद में सबमिट का बटन दबा दीजिए तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसकी XML फाइल बनाएगा और इनकम टैक्स के सर्वर में उस फाइल को अपलोड कर देगा। उसके बाद में आप अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई कर सकते हैं। याद रखिए, रिटर्न को ई-वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका रिटर्न जो है वो अवैध हो जाएगा, यानी वो ऐसा माना जाएगा कि आपने कभी अपना रिटर्न भरा ही नहीं था। आपके पास में 120 दिन का टाइम होता है, आप कभी भी इस वेबसाइट में लॉगिन करके अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसे शेयर करें तथा हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो से संबंधित या ITR 4 से संबंधित अगर आपके मन में कोई शंका या प्रश्न है तो हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। हम उन सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिन प्रश्नों का उत्तर हमने ऑलरेडी इस वीडियो में नहीं दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।